अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गेट सोसाइटी। हम पीएमसी की पैड प्रैक्टिस नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब फिजिक्स का पोर्शन वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। प्रोटॉन्स के नंबर को हम चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कह सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट डज द कांस्टेंट n रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। इसमें n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को शो करवाता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स। फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर 1 डायोड का इस्तेमाल करता है। अ 250 वोल्ट बल्ब के पासेस अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प। पावर का फॉर्मूला होता है IV, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब आएगा 75 वाट। दैट इज द बी ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बीटा डीके ऑफ कार्बन 14। कार्बन का 14 का आइसोटोप है, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। उसका बीटा डीके हो रहा है, यानी उसमें से बीटा रेज निकल रही हैं। तो बीटा रेज निकलने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन का 6 से तो एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो 7 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन हमें मिलेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Who stated the right hand thumb rule? राइट हैंड थंब रूल हमें फ्लेमिंग ने बताया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शोज रेड शिफ्ट। अगर दूर जाएगा तो रेड शिफ्ट, अगर करीब आएगा तो ब्लू शिफ्ट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का ऐसा यूनिट जॉल होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वाइट रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। क्या वाइट रेज एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकती हैं? दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वाइट रेज जो होती हैं वो विजिबल होती हैं और एक्स रेज आर अनविजिबल रेज, तो इसीलिए वो उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके बाद है अ कार ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v। द ब्रेक ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c इज यूज्ड टू स्टॉप द कार। इफ हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक, देन व्हाट विल द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक। अगर हाफ काइनेटिक एनर्जी का हाफ अगर कार का एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ब्रेक, तो बताएं कि कितना इंक्रीज़ आएगा टेम्परेचर में, ब्रेक के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ आएगा। तो अब देखें, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले आप कार की फाइंड करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी इक्वल टू 1/2 कैपिटल M V स्क्वेयर। ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसका हाफ करना है। जब काइनेटिक एनर्जी को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1/4 mv स्क्वेयर। इसके इक्वल दूसरी साइड हमें क्या रखना है? MC क्या है? MC यानी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी टोटल ओवरऑल हीट कैपेसिटी क्या होगी? MC के इक्वल होगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम मास को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दी हुई है और मास M, तो टोटल जो होगी वो क्या होगी? MC। अब फिर हम क्या करेंगे? 4 एक तरफ जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था 1/4 आ रहा था, क्योंकि उसका हमने हाफ भी किया हुआ है। तो 1/4 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू MC। अब यहाँ पे 4 नीचे है, तो 4 अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर 4 मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो बन जाएगी। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन देन। उसके बाद है द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट होती है मैग्नेटिक इंडक्शन B और वेक्टर एरिया A की, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ये रिलेशनशिप होता है कि वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड मिलेगी। सो डी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, वेयर इट्स रिटन दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। उसके बाद है इफ 2 पॉइंट चार्जेस of charge Q1 and Q2 are placed at a distance D, the force between them is proportional to। अब फोर्स किस चीज़ के प्रोपोर्शनल हो सकता है? फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/D। अच्छा, 1/D स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमें बार दी हुई है ना, ये गलती से आ गई है। एक्चुअली यहाँ पे ये डिवाइड की निशानी आ रही है, लेकिन डिवाइड की निशानी यहाँ पे शो नहीं हो सकती, इस वजह से यहाँ हमें डैशेस दिए गए हैं। सो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जो डैशेस हैं ये डिवीजन की निशानी को शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट रेडियन होता है। उसके बाद देयर आर 3 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 100 वाट एंड 200 वाट। विच बल्ब हैज़ द थिकेस्ट फिलामेंट? सबसे ज़्यादा थिक फिलामेंट किसका होगा? जिसका पावर सबसे कम होगा या ज़्यादा? जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसका मतलब है उसका जो फिलामेंट है वो सबसे ज़्यादा थिक होगा। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट।
उसके बाद है कंसिडर अ पीक रेक्टिफायर फेड बाय अ 60 हर्ट्ज साइनसॉइड हैविंग अ पीक वैल्यू 100 वोल्ट। लेट द लोड रेजिस्टेंस R is equal to 10 किलो ओहम। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल ड्यूरिंग विच डायोड इज कंडक्टिंग। बिल्कुल आसान है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, पीक वोल्टेज भी दिया हुआ है और आपको आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की, आपको सिर्फ क्या करना है वो फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसमें डायोड कंडक्शन रेट आपको फाइंड करना है, जो कि आप उस फार्मूला से आसानी से कर सकते हो, कंडक्शन रेट के फार्मूला से। अच्छा, उसके बाद है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज जीरो बिकॉज वर्क डन एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसका वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? द बॉडी मूव पैरेलल टू एफ, इस वजह से नहीं, क्योंकि पैरेलल होता तो मैक्सिमम हो जाता, और अगर बी ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है कि ऑपोजिट है तो फिर मिनिमम हो जाता, लेकिन ज़ीरो नहीं होता। अब ज़ीरो क्यों है? ज़ीरो इसलिए द बॉडी मूव्स राइट एंगल टू एफ, क्योंकि राइट एंगल पे हमें पता है cos 90 इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्पेक्ट्रा करस्पॉन्डिंग टू सोडियम वेपर लैम्प, सोडियम वेपर लैंप में किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है? दैट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो लैंप होती है तो लैंप में यानी रिलीज़ होती है जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी वो शो करवाता है, यानी लाइट एनर्जी को वो रिलीज़ करता है, एमिट करता है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। एफ इजिकल टू ई वी क्रॉस बी इज़ वैलिड फॉर, ये प्रोटॉन के लिए वैलिड है, न्यूट्रॉन के लिए तो होगा ही नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होती, बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका निगेटिव हो जाएगा। एफ इजिकल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, तो ये उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है जॉल पर कॉलम इज़ द यूनिट ऑफ, जॉल पर कॉलम किस चीज़ का यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन टू, ट्रांसफार्मर किसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? डैश द सप्लाई वोल्टेज, स्टेप अप करने के लिए या स्टेप डाउन। अगर रेक्टिफिकेशन में हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए करेंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद द शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स हमें दी गई हैं, और उसके बाद एंगल टर्न थ्रू इन 1 सेकंड इन रेडियन, तो बताएंगे टाइम दिया हुआ है तो कितनी एंगल यहाँ पे टर्न होगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल, सिर्फ आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है विच टू आर मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। वो कौन सी दो या ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस हैं जो एनर्जी स्टोर को बढ़ा सकती हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया जाए? तो इसमें अब ज़्यादा मैं सारे को नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सही ऑप्शन में बता देता हूँ, सी ऑप्शन। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों से पोटेंशियल डिफरेंस भले कांस्टेंट हो तो एनर्जी स्टोर बढ़ सकता है। एरिया प्लेट्स का बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगी। सेपरेशन कम करनी है क्योंकि ज़्यादा दूर होंगी तो फिर भी चार्जेस थोड़ी स्टोर हो सकेंगी, तो सेपरेशन कम करी, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम दे देंगे जो कि कंडक्शन को रोक देगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। अगर इतनी वेवलेंथ है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? तो हमें पता है फोटॉन की एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच शोज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है विद द आपको जो वेवलेंथ दी हुई है उसके साथ, तो आपको जवाब मिल जाएगा। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो भी आपका होगा वो आपका मिल जाएगा। उसके बाद फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी रिटन एज, एडियाबेटिक सिस्टम में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम ऐसे लिखते हैं कि वर्क डन ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव इंटरनल एनर्जी हो जाती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, इफ Vm is the peak voltage across the secondary of the transformer, the maximum voltage coming across each reverse biased diode is सेम, उतना ही होगा। अगर पीक वोल्टेज ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है ना, तो उसमें पीक वोल्टेज हमें Vm से शो करवाया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी ट्रांसफार्मर इतना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि रिवर्स बियास्ड डायोड से आएगा वो भी उतना ही होगा जितना हमें शुरू में दिया गया। तो Vm इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
फोटोसेल इज़ सिमिलर टू, फोटोसेल किससे सिमिलर होता है, उसमें किस तरह का इफेक्ट होता है फोटोसेल में, फोटोसेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कह सकते हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. इफ़ द हीट एब्जॉर्ब्ड इज 10 जूल एंड वर्क डन इज 5 जूल, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे प्लस 10 जूल, और वर्क जो डन हुआ तो वो निगेटिव कर लेंगे यानी -5 जूल. तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी. सी ऑप्शन इज करेक्ट. उसके बाद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल में अगर हो तो वो किस चीज़ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे शो करेगा. उसके बाद है फॉर कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस आर, अगर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस क्या हो जाएंगे, अगर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज द रेडियस विल बी द इन्वर्सली रिलेटेड. तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाने से रेडियस, यानी रेडियस बढ़ाने से एंगुलर एक्सेलरेशन फिर कम हो जाएगी. उसके बाद है एन आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ 30 टर्न्स ऑफ वायर ईच ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. It rotates in a magnetic field of 0.15 Tesla at an angular speed of 84 radian per second. Determine the value of maximum induced EMF produced in the coil. बिल्कुल आसान है, induced EMF का आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा. सिर्फ क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है. याद रखेंगे जितनी स्टेटमेंट बड़ी होती है उतना ही प्रॉब्लम ईजी होता है. उसके बाद व्हेन अ चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स देयर विल बी डैश फील्ड डेवलप्ड, अगर चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहाँ पे कौन सी फील्ड डेवलप हो सकती है, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है, चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. उसके बाद है द डाउन क्वार्क हैज़ चार्ज, डाउन क्वार्क में क्या चार्ज होती है, डाउन क्वार्क में -1/3 चार्ज होती है. उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज़ 0 एट, रोलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कहाँ पे 0 हो जाएगी, हिल की हाईएस्ट पॉइंट पे. यानी जैसे हम कोई भी एक चीज़ है जिसको हम रोल कर रहे हैं और वो वर्टिकली हम रोल कर रहे हैं, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच जाती है तो उसकी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाती है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इनसाइड न्यूक्लियस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये कौन सा इफेक्ट है जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं रह सकता. दैट इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम ना ही कभी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ना ही पोजीशन एक ही जगह पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. उसके बाद है टू फोर्सेज ऑफ F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन आर वर्किंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन. इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स व्हाट विल बी द वर्क डन बाय F2. अब F2 का हमें यहाँ पे नेट फोर्स पहले तो फाइंड करना है, तो नेट फोर्स क्या होगा 10, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 15 - 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो 10 न्यूटन है और उसके बाद 5 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो 10 × 5 विल बी द 50 जूल. तो 50 जूल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स यूज़. अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम स्लिप रिंग्स को यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग, और डीसी में हम डीसी जनरेटर्स में हम कम्यूटेटर को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ब्राइट लाइन्स इन पैटर्न शोज, ब्राइट लाइन्स पैटर्न में किस चीज़ को शो करते हैं, ब्राइट लाइन्स यानी वो वहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा है, और जो डार्क लाइन होती है वो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो करती हैं. द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 टाइम्स ज़्यादा है. इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज इन ऑक्सीजन इज़ v, अगर ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड v है तो बताएं कि हाइड्रोजन में कितनी होगी. अगर डेंसिटी 4 टाइम्स ज़्यादा है तो स्पीड 4 टाइम्स कम होगी, यानी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में स्पीड 4 टाइम्स ज़्यादा होंगी. इसका मतलब यही है, और सॉरी 4 नहीं बल्कि 16 टाइम्स अगर डेंसिटी ज़्यादा है, अगर 16 टाइम्स डेंसिटी ज़्यादा है तो हम स्क्वायर रूट के रिलेशन में हम उसकी स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं. तो स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हाइड्रोजन की फिर ज़्यादा होगी रफ्तार, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट. 2 कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर. एक का 4 टाइम्स ज़्यादा है क्रॉस सेक्शनल एरिया.
इफ़ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज़ रेजिस्टेंस 40 ohms, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कंडक्टर विल बी, अगर छोटे क्रॉस सेक्शनल वाले में 40 ओम है रेजिस्टेंस, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, तो इसमें 10 ओम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द सोडियम एटम कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज बिकॉज, सोडियम एटम एक्सरे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? सबसे पहला इसमें ऑप्शन है इनर्शियल ट्रांजिशन इज पॉसिबल, इनर्शियल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता सोडियम में, इनर्शियल ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ हैवी मेटल्स में पॉसिबल होता है, इसलिए हैवी मेटल से एक्सरेज निकलती हैं, सो बी ऑप्शन इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ, एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स का इक्वल नंबर होता है, चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का। उसके बाद है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का एसआई यूनिट वोल्ट्स होता है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टाइम पीरियड इज टी एंड टोटल एनर्जी इज ई, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, वाट इज़ द न्यू टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए तो टाइम पीरियड और एनर्जी ऑफ द सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखें कि एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता टाइम पीरियड पे, तो टाइम पीरियड विल बी द सेम, तो सेम टाइम पीरियड सिर्फ बी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकियों में हाफ लिखा जा रहा है, तो या तो बी ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन। अब उनमें टोटल एनर्जी में फ़र्क है, टोटल एनर्जी एक में E/4 यानी 4 टाइम डिक्रीज़ हो रही है और दूसरे में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 टाइम्स एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है तो हम स्क्वायर के रिलेशन में देखेंगे, अगर एम्पलीट्यूड हाफ है तो एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, इट कम्प्लीट्स 6 रिवॉल्यूशंस इन एवरी 3 सेकंड्स, हर 3 सेकंड के बाद 6 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट की जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी पर अब देखिए 6 रिवॉल्यूशंस की जा रही है 3 सेकंड में, तो आप बताएं कि 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशंस होंगी? 1 सेकंड में पूरी 2 रिवॉल्यूशंस होंगी, तो 2 रिवॉल्यूशन का कितना होगा? 2 रिवॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन 2 पाई होती है, तो 2 रिवॉल्यूशन 4 पाई के इक्वल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी में हम 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, टोटल रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो हमें जवाब आएगा 2 हर्ट्ज, सो 2 हर्ट्ज इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है द एंटी पार्टिकल ऑफ क्वार्क इज, क्वार्क का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इसमें कोई भी क्वार्क का एंटी पार्टिकल नहीं दिया हुआ, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 2 वायर्स ऑफ कॉपर आर ऑफ द सेम लेंथ बट हैव डिफरेंट डायमीटर्स, डायमीटर्स उनके डिफरेंट है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी द हीट जनरेटेड is H1, when connected in parallel across the same battery the heat generated during the same time is H2, then अब बताएंगे H1 ज़्यादा होगी या H2 ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि हीट तब ज़्यादा होती है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि H1 जो पहले हीट जनरेट हुई जो कि वो सीरीज़ में हुई थी, तो वो पैरेलल वाली हीट से बहुत ज़्यादा होगी, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी बी नहीं बल्कि सी ऑप्शन, जिसमें बताया जा रहा है कि H1 इज़ ग्रेटर देन H2, H2 H1 से कम होगी क्योंकि वो पैरेलल में बनाई जा रही है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है। उसके बाद है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट इफ़ इट्स करंट इट, यहाँ पे इट नहीं होगा, यहाँ पे इज़ होगा, इफ़ इट्स करंट इज़ 10 एम्पियर एंड द रिकॉर्डेड टाइम इज़ 15 सेकेंड्स, तो बताएं कि वहाँ पे टोटल चार्ज कितनी होगी। ये 2 चीज़ें बताई जा रही हैं, एक तो करंट बताया जा रहा है और दूसरा टाइम बताया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट को टाइम से करो मल्टीप्लाई, तो 10 × 15 हो जाएगा 150 कूलम, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। टू गेट अ पीक लोड वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट, पीक लोड वोल्टेज 40 वोल्ट अगर हमें देना है out of a bridge rectifier, what should be the approximate RMS value of secondary voltage? RMS value approximately कितनी होनी चाहिए? तो RMS वैल्यू किसके इक्वल होती है? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फिर इसमें जवाब आ जाएगा। उसके बाद है अ थर्मली इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर कंटेन्स इन आइडियल केस, it is heated through a resistance coil of 100 ohm by passing a current of 1 ampere for 5 minutes। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दी जा रही है, करंट दिया जा रहा है और टाइम भी दिया जा रहा है।
देन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, फिर पूछा जा रहा है कि आप बताएंगे यहाँ पे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो आपको फिर एनर्जी फाइंड करनी है। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है। तो आई को करो स्क्वायर, करंट का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस के साथ तो हो जाएगा 100, फिर उसको टी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो टी कितने 5 मिनट्स, 5 मिनट्स यानी 5 मिनट्स में टोटल 300 सेकंड्स होते हैं, तो 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30,000, दैट विल बी 30 किलो जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज विल बी करेक्ट। रेडिएशंस इमिटेड बाय हॉट बॉडीज हैव कलर, हॉट बॉडीज़ में कौन सी कलर की रेडिएशंस इमिट होती हैं, ब्लैक, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते तो इसीलिए वो इनविजिबल होती हैं, तो इनविजिबल यानी उनका कोई कलर नहीं होता, सो दैट इज़ ब्लैक, ब्लैक इज़ नो कलर। उसके बाद है अ केबल 4 किलोमीटर लॉन्ग एंड ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 1 ओहम carries electric current from a generator producing 100 kilowatt at 10,000 watts. The current in amperes in the cable is, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं, एक तो हमें लेंथ ऑफ द केबल दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है, उसके बाद हमें पावर एज वेल एज वोल्टेज भी दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताएं कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप करंट के फार्मूला, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे एज वेल एज पावर का फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये सारे फार्मूलाज यहाँ पे आप कंबाइंडली यूज़ करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है 178, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 3e यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज एक पार्टिकल कैरी कर रहा है, एक्सेलरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट का, द एनर्जी अक्वायर्ड बाय इट इज़, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी जो कि वो अक्वायर कर रहा है। पहले आपको चार्ज दी गई, उसके बाद आपको वोल्टेज दिया गया, और एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है चार्ज को वोल्टेज के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो 3 इलेक्ट्रॉन की इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको जो जवाब आ जाएगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैव अ प्रॉपर्टी दैट लाइन्स आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इज़, एक लाइट ईयर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसीलिए उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं, सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इजीली, और इसके अलावा ये जो भी पैड प्रैक्टिस टेस्ट मैंने सॉल्व किया उनकी सबकी वीडियोज़ आपको चैनल में मिल जाएंगी, और कुछ पैड प्रैक्टिस टेस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।